विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा गति के नियम, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया और एक हमारा सेशन प्रश्न और उत्तर का भी हो चुका है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो तो आपके जो और प्रश्न है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न आता है, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? अशून्य वेग से गति करना। सो यहाँ पे हमारा उत्तर है हाँ, निम्नलिखित स्थितियों में यह संभव है। जब वस्तु विराम की अवस्था में है तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं में होगा, क्योंकि गति के प्रथम नियम के अनुसार असंतुलित बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही बनी रहती है। तो अगर असंतुलित बल नहीं है वहां पर तो कोई वस्तु में कोई परिवर्तन, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का कुल परिमाण शून्य है तो वस्तु का वेग उसका प्रारंभिक वेग ही होता है। अतः इस स्थिति में प्रश्न का उत्तर हाँ है। तो यहाँ पे ये एक हम जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उससे हम निकालते हैं कि कोई भी गतिशील वस्तु पर जो कार्यरत जितने प्रकार के बल हैं उनका टोटल जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 है। तो ये थोड़ा सा आप जब उसको सारे जैसे हमने थोड़े न्यूमेरिकल्स में भी करा है कि हम पूरे एरो खींच के यहाँ पर इतना बल लग रहा है, यहाँ पर इतना बल लग रहा है, तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे उदाहरण जब आएंगे तब हम और इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है, दरी मीन्स कारपेट जो होता है, तो हम क्या होता है धूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसको छड़ी से पीटते हैं। उसका कारण क्या है? तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम कुछ एक्शंस हमारे हम सोचते हैं ये ऐसे ही होता है, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन है। तो यही हम इसलिए साइंस पढ़ते हैं कि हमें जो हम कर रहे हैं और किस कारण कर रहे हैं वो हमें पता चलता है, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा वो पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए, धूल का कण निकालने के लिए जो कारपेट है, दरी है, हम उसको क्या है पीटते हैं तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, जब किसी छड़ी से एक कोई कारपेट को पीटा जाता है तो दरी पर बल लगने के कारण दरी गतिशील हो जाती है। अब देखिए, क्योंकि हम उस पर एक मोशन कर रहे हैं तो उसमें भी एक मोशन आ गया है, लेकिन जो धूल के कण है वो जड़त्व के गुण के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जैसा हमने पत्तियों का इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था। एक और प्रश्न है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? क्या कारण है कि सामान गिर जाता है? जड़त्व के कारण बस की छत पर रखा हुआ सामान सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, परंतु जब बस आगे चलती है तो जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहने के कारण सामान के पीछे की ओर गिरने की संभावना होती है। कभी आप देखेंगे सामने नहीं गिरता है, वो जनरली पीछे गिरता है कि एकदम लोग मुड़ के देखते हैं कि अरे गिर गया गिर गया, तो वो पीछे गिरता है। क्यों? क्योंकि वो जो है जो बस है वो मूव कर रही है, लेकिन जो ये सामान है वो जड़त्व के कारण वो स्थिर अवस्था में ही रहता है, तो इसलिए उसके पीछे की ओर गिरने की संभावना होती है। इसी प्रकार जब बस रुकती है तो सामान के आगे गिरने की संभावना होती है। जैसी बस रुकेगी तब वो आगे गिरेगा, चलेगी तो पीछे गिरेगा। जैसा हम लोगों ने देखा था कि हम चलती हुई जब एक ब्रेक लगता है किसी व्हीकल को तो हम आगे गिरते हैं, और वैसे अगर हम स्थिर है और एकदम स्थिर अवस्था से जब बस चलती है तो हम पीछे की ओर। अतः बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। बताएं, 4 आंसर है, कौन सा ठीक होगा? कर लिया गैस? चलिए चेक करते हैं।
बिल्कुल ठीक। सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, घर्षण बल की हमने बात करी थी, है ना। अब एक और हमारा प्रश्न है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करिए। तो यहाँ पे देखें, इसका हमें क्या दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या है, जो हमें दे रखा है ना वो देखते हैं। हमें द्रव्यमान ट्रक का दे रखा है जो 60 टन है। हमें समय दे रखा है जो 20 सेकंड है। हमें वेग दे रखा है जो प्रारंभिक वेग 0 है, और जो दूरी है वो हमें 400 मीटर दे रखी हो। अब हमें निकालना है त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले गति की जो दूसरी समीकरण है वो लिखेंगे, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 400, जो हमारा इनिशियल जो हमें जो वेग था वो 0 था, टाइम 20, वन वही हाफ ए, और टाइम हमने कर दिया ये भी 20 है ना। यहाँ पे भी टाइम रखा, यहाँ पे भी टाइम रखा, ये स्क्वायर। अब देखिए ये 60 टन है। अब हमने इसको केजी में चेंज करना है, किलोग्राम मीटर सेकंड, या हमारा एक पूरा यूनिट चलती है तो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2, इसका जो त्वरण की वैल्यू 2 आ गई। तो ये तो आपको सॉल्व करके देखना होगा। हम तो बेसिक आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ये सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे हमने ये इक्वेशन क्यों लगाई, तो इसका है क्योंकि हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है इस पर लगने वाले बल की गणना। और बल का जो फॉर्मूला है वो होता है F इजिकल टू एम ए। अब हमें ए की वैल्यू नहीं याद मालूम थी, हमें जो वैल्यू दे रखी थी इससे हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने गति की दूसरी समीकरण लगाई। तो इसलिए जो आपका इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने करा है और जो ये चैप्टर करा है, दोनों के फॉर्मूलेस आपके एक साथ लिखे होने चाहिए, याद रहने चाहिए, तभी। और यही आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ही होता है कि हम ये चैप्टर है यही फॉर्मूले, और हम आगे पीछे का नहीं सोचते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आया कि सारे ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अब हमारे पास एक की वैल्यू मिल गई, द्रव्यमान हमारे पास है, हमने बल को कैलकुलेट कर लिया जो आया 14,000 न्यूटन। तो इतने त्वरण के साथ ट्रक पर लगने वाला बल इतना होगा। एक और है प्रश्न। अब आपके ये जो आपके 2-3 चैप्टर्स है इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, तो आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार में हम कह रहे हैं कि आपसे एक बार में नहीं होगा। आप जब तक इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेन है कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि क्या वैल्यू दे रखी है, क्या निकालनी है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को हम 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंकते हैं। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। अगेन जब हमें बल निकालना है हमें फॉर्मूला लगाना F इजिकल टू एम ए। फिर ए की वैल्यू कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें जब वेलोसिटी का दे रखा है तो हम एक वही फॉर्मूला लगाएंगे v इजिकल टू यू, तीसरी जो समीकरण है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान 1 kg दे रखा है, प्रारंभिक वेग 20 है, अंतिम वेग 0 है क्योंकि पत्थर चला और फिर रुक गया। तो रुक गया तो वो अंतिम वेग 0 हुआ। दूरी तय 50 मीटर है और त्वरण हमने मान लिया a मीटर पर स्क्वायर है। सो या हम इसको x भी रख सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये जो हम जो चीज निकालनी होती है उसको हम x या a कुछ एक अननोन वैल्यू रख लेते हैं। तो
अब हम देखते हैं कि हमारा v हमारा 0 है, u की वैल्यू हमारी 20 है, a निकालना है तो 2a और डिस्टेंस हमारा 50 है। इससे हमने त्वरण की वैल्यू निकाली। अब जो हमने त्वरण की वैल्यू निकाली उसको अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारी a की वैल्यू है वो I-4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे वो -4 आएगी, क्योंकि जब हम वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू के उधर, क्योंकि ये 20 स्क्वायर प्लस हमारा ये हो जाएगा 100a। तो अब यहाँ पे 20 स्क्वायर है, जब हम इसको दूसरी साइड में लेकर जाएंगे वो -20 स्क्वायर जो हो जाएगा -400, और ये हो जाएगा 100a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 100 जो है वो 400 को से हम डिवीजन होगा, मतलब 400 अपॉन 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। और माइनस में आएगी, तो जब माइनस में आ रही है इसका अर्थ मीनिंग है कि अवमंदन हो रहा है। तो जो हमने पढ़ा था ना कि एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन के, वो एक हमारा जो हमने अपना जब ये वाला पार्ट लिया था तब आपको समझाया था। तो अब हम क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इसको और हम आगे चलते हैं। तो ये जो आपका, अब हमें जो फोर्स निकालना है कि ये कितना घर्षण बल रहेगा, तो उसका फॉर्मूला हो गया m×a। अब हमारा यहाँ पे हम सीधे 4 ही वैल्यू रखेंगे एक्सेलेरेशन की और 1, तो 4 न्यूटन हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण का बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये 1×4 तो 4 न्यूटन। तो अतः पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल 4 न्यूटन है। एक और जो प्रश्न है वो है 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। देखिए 8000 केजी द्रव्यमान का जो रेल इंजन है वो 2000 केजी द्रव्यमान के 5 डिब्बों को खींचता है। यदि इंजन आपका ये 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल, रेल का त्वरण तथा डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया। ये अब आप देखिए, अब इसमें हमें निकालना है कि नेट त्वरण बल। नेट त्वरण बल निकालने के लिए हम पहले देखते हैं इंजन का द्रव्यमान हमें मिला है 8000, डिब्बों का द्रव्यमान जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है 2000। अब यहाँ पे आप भाषा पे ध्यान दीजिए, रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे, तो यहाँ इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका ये अर्थ हुआ कि एक डिब्बे का 2000 केजी है तो 5 डिब्बों का कितना हो। तो यहाँ हमने इसलिए 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करा है, जो हमारे पास आया 10,000 केजी। अब रेल इंजन तथा 5 डिब्बों का कुल द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि हमें नेट त्वरण निकालना है, तो टोटल द्रव्यमान कितना होगा 8000 प्लस 10,000 जो आ गया 18,000 केजी। तो ये जो हमारा कुल द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ये इंजन और डिब्बों दोनों को मिलाकर कर रहे हैं। अब इंजन द्वारा आरोपित बल आपका कितना है 40,000 न्यूटन, घर्षण बल है 5,000 न्यूटन, एक ही दिशा में लगने वाला नेट त्वरण कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000, सॉरी 40,000 माइनस 5,000 जो हो गया 35,000 न्यूटन। तो नेट त्वरण जो बल है वो 35,000 न्यूटन। और फिर हम बल को कैलकुलेट, हमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण को ज्ञात करने के लिए हमें बल हमें मालूम है 35,000 है, और जो मास है वो 18,000 है। ए तो 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, ये आ गया त्वरण आपका 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अतः रेल का त्वरण हमें यह मिल गया। अब डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल, तो डिब्बे 2 का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो डिब्बे 2 का द्रव्यमान और त्वरण हमें निकालना होगा, क्योंकि क्या है, हमें जो बल निकालना है तो F इजिकल टू एम ए। तो अब हमें जो मास देखना है वो डिब्बे 2 का द्रव्यमान देखना है और हमें त्वरण। तो एक का हमें मालूम है कि 2000 है, त्वरण हमें मिल गई 1.9, बस कैलकुलेट कर दिया। अतः डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल आपका 3800 न्यूटन है। लेकिन इतनी हैवी वैल्यूज हैं, इतना टन, इतने न्यूटन, देखकर हमें लगता है और ये कितनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है। यदि गाड़ी को हम 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण या अवमंदन, जैसा अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। फिर जहां बल आ रहा है वहां समझ लीजिए हमें फॉर्मूला लगाना है F इजिकल टू एम ए। सो बस अब हम मास कितना है 1500 केजी है और जो त्वरण है वो 1.7 है, लेकिन अवमंदन का है, इसका मतलब हमें माइनस साइन लगाना है। क्लियर। सो बस अब हमने कैलकुलेट करा, इतना आ गया। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल 2550 न्यूटन गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। माइनस साइन हमें यह बता रहा है कि वो विपरीत दिशा में लगेगा। तो हमने जो 2 बॉल का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, कि एक बॉल ऐसे दे रही है, उसका पॉजिटिव वैल्यू रहती है, और जो उसका रिएक्शन में उसके ऊपर फोर्स कर रही है वो नेगेटिव रहती है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, बताइए इसमें से। पहचान लिया, चलिए देखते। mv, बिल्कुल ठीक। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो क्योंकि बक्से का वेग नियत है, अतः बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन ही हो। तो क्योंकि हम उसको नियत वेग से है, एक यूनिफॉर्म, देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो इसलिए जो हमारा इसका अर्थ है कि अगर नियत वेग से चल रहा है तो जितना हम बल उस पर लगा रहे हैं उतना ही घर्षण बल रहेगा। लेकिन जब वेग में डिफरेंस होगा तब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक और हमारा न्यूमेरिकल है, वो है 2 वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। अब देखिए इनका जो दोनों का द्रव्यमान 1.5 केजी है, पहली वस्तु का द्रव्यमान 1.5 केजी, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 1.5 केजी, और इसमें जो पहले वस्तु की प्रारंभिक वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो इसलिए हम उसका जो वेग लेंगे वो माइनस साइन लेकर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्या कहा है कि सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट में है तो जो अपोजिट जा रहा है उसका वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे। अब टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, माना तब उनका सम्मिलित वेग हो गया v2। तो टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग क्या आ रहा था, m1u1 प्लस m2u2, कैलकुलेट करा, ये आई वैल्यू 0। क्लियर। फिर क्योंकि आप 0, या आप खुद ही एकदम समझ जाइए कि ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी और सेम ये माइनस में आएगी, तो 6 इंटू -6 0। ठीक है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग m1v1 m2v2, तो m1 ये आया
V2 निकालना है, M2 हमारा मास 1.5 है, V2 निकालना है। जब इन दोनों को कैलकुलेट करा हमारे पास वैल्यू आई 3V2। असंवेग संरक्षण नियम के अनुसार क्या है, टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का संवेग ये बराबर होता है। तो टक्कर से पहले उनका संवेग 0 था, टक्कर के बाद 3v² था। फिर जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास अगेन वैल्यू 0 आई। तो अतः टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग 0 मीटर पर सेकंड होगा, अर्थात दोनों ही वस्तुएं विरामावस्था में आ जाएंगे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। एक और जो प्रश्न है वो गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल से हमें भी धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब आप इस पर अपने विचार बताइए और ये बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। क्या हम ट्रक को जितना हम उस पर फोर्स दे रहे हैं तो क्या ट्रक भी हमें उतना ही फोर्स दे रहा है। तो जड़त द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अत्यधिक जड़त्व के कारण ही वह विराम अवस्था में रहता है। हमारे द्वारा लगाया गया बल अपेक्षाकृत कम होने के कारण ट्रक में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो हमें क्योंकि हम जो बल लगा रहे हैं और जो ट्रक का द्रव्यमान है वो ज्यादा है तो हमें गति नहीं हो पाएगी। और दूसरा एक चीज और यह है कि ट्रक और सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। यदि धक्का देने वाला बल ट्रक और सड़क के घर्षण बल से अधिक हो तो ट्रक में गति उत्पन्न हो जाएगी, परंतु धक्के से उत्पन्न बल ट्रक के घर्षण बल से कम होता है, इसलिए ट्रक में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो आप ये देखें आपको कौन सा आंसर ठीक लग रहा है वो आप दे सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत से प्रश्न करे, न्यूमेरिकल्स करे। अब न्यूमेरिकल्स तो आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोग लर्न कर लेते हैं, लेकिन इसमें आप पहले देखिए समझिए, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ प्रश्न पढ़ें, आंसर आपका ये तो सारे सॉल्यूशन है। आप बुक खोलें, प्रश्न पढ़ें जो न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप सेशन खोल के सारे सॉल्यूशन है उनको देखकर आप अपना जो जहां कंफ्यूजन है उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन देखने के बाद भी कोई एक स्टेप नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। मिलते हैं फिर से, एक और सेशन है प्रश्न और उत्तर का। बाय।